हेलो प्रिय छात्राओं। हमारा ये अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उससे आगे, ये अध्याय हमारा चल रहा है। और अभी तक हमने इसमें आपको कराया था महात्मा गांधी जी किस प्रकार से जन नेता बने, ये हमारा टॉपिक था। आज हमारा टॉपिक होगा यहाँ पर साइमन कमीशन, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम आज तीन जो क्वेश्चन है वो तैयार करेंगे। साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर, दांडी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर नमक सत्याग्रह नजदीक से एक नजर। आज हमारा टॉपिक है नमक सत्याग्रह नजदीक से एक नजर, ये हमारा टॉपिक है। इसमें देखते हैं, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी ने अनेक यहाँ पर रचनात्मक कार्य किए। वह रचनात्मक कार्य समाज सुधार से संबंधित थे, जिसमें लोगों को एक तो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, साथ ही साथ समाज के अंदर जो अनेक बुराइयां थी, जिसमें जैसे कि छुआछूत या अछूतों से दूर रहना, हिंदू मुस्लिम एकता नहीं होना और अन्य बहुत सारी चीजें थी यहाँ पर, जिसके कारण समाज बिखरा हुआ था। समाज को एक बनाने के लिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने कार्य किया। और फिर उसके पश्चात लंबे समय तक ये कार्य करते रहे, और उसके पश्चात फिर क्या हुआ, 1928 में पुनः महात्मा गांधी जी ने राजनीति में एक तरह से प्रवेश किया। अब यहाँ पर जो स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि साइमन कमीशन गठन किया गया था, साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं ये साइमन कमीशन है क्या था, क्यों आया था और इसका कार्य क्या था, इसको जो इसका गठन किया गया था साइमन कमीशन का क्यों किया गया था, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं। 1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष बाद एक आयोग गठित किया जाएगा, और वह आयोग यह जांच करेगा कि इन 10 वर्षों में कौन कौन से परिवर्तन अब करने अपरिहार्य हैं, यानी कि जरूरी हैं। जो कानून बनाया गया था उस कानून में किस प्रकार के परिवर्तन किए जाने चाहिए, और फिर आगे एक नया रिव्यू यानी कि उसमें सुधार करके एक अगला कानून बनाया जाए। ये व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। यानी कि एक आयोग गठित किया जाएगा, वह आयोग जांच करेगा कि ये जो पिछला जो 10 साल पहले जो कानून बना था अब उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, किस प्रकार का सुधार उसके अंदर होना चाहिए ताकि वह परिस्थिति के अनुकूल हो। तो उसके लिए एक आयोग गठित करने की व्यवस्था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही कर दी गई थी। लेकिन अब क्या होता है कि 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग में 6 सदस्य थे। एक आयोग गठित किया गया 1927 में, और इस आयोग का यही कार्य था कि वह 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच करेगा और अब देखेगा कि उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर जो विरोध का मुख्य कारण बना, साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ, 6 सदस्य आयोग सभी जो थे इसमें अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे वह सभी अंग्रेज थे। अब भारतीयों का मानना यह था कि भाई जब कानून हमारे लिए बनना है, हमारे लोगों के लिए बनना है, हमारे देश के लिए कानून बनना है, तो इसमें यहाँ पर भारतीय सदस्य भी होने चाहिए, सभी सदस्य अंग्रेज नहीं होने चाहिए। दूसरा विरोध यह था। तो यह भारतीयों का मानना था कि संविधान भारतीयों के लिए बनना है तो इसमें भारतीय सदस्य होने चाहिए। तो इस प्रकार से फिर इस कमीशन का विरोध होना प्रारंभ हो गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन बंबई आया, तो कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, और साइमन जहां कहीं भी जाता था वहां पर उनके काले झंडे दिखा करके, और साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन, ये कह करके यहाँ पर उनका विरोध किया जाता था, साइमन का विरोध किया गया। अब जगह जगह पर साइमन के विरोध में यहाँ पर विरोध आंदोलन किए गए, जुलूस निकाले गए।
तो इसी प्रकार का जुलूस एक लाहौर में भी निकल रहा था। लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसी कमीशन के विरोध में एक जुलूस निकाला, जिसमें लाठियों से प्रहार किया गया, और यहाँ पर इन लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। और लेकिन साइमन कमीशन का विरोध लगातार चलता रहा, और उसके बाद भी यहाँ पर साइमन कमीशन जो था वह अंग्रेजी राज पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने विरोध को नहीं देखा और अपना आगे फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अब गांधी जी भी समझ चुके थे कि भाई इन लोगों पर, ये ब्रिटिश राज पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हमें अब एक विस्तृत रूप से पूरे देश को संगठित करके एक बड़े आंदोलन की जरूरत होगी यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहले हमने, यानी कि जो हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, ये चीजें यहाँ पर आई। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अधिवेशन किया गया, वार्षिक अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन की दो महत्वपूर्ण बातें थी कि इसमें एक तो पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा की गई, पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया, पारित किया गया, पास किया गया। फिर दूसरा यह था कि यहाँ पर अब यह दिखाई देता है कि जो कांग्रेस थी उसकी जो बागडोर है वह युवा वर्ग के हाथ में आती हुई दिखाई यहाँ पर दी, क्योंकि 1929 में जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ पर हमें दिखाई दिया। अब इस जो ये अधिवेशन था, इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि भाई 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, यह निर्णय लिया गया। अब गांधी जी ने यह जो स्वतंत्रता दिवस था 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था, उसके लिए गांधी जी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किस प्रकार से यह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई एक तो सभी गांव हो या शहर हो, सभी जगह संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी, सभी जगह पर लोगों को बताया जाएगा कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन का क्या महत्व है, स्वतंत्रता का क्या महत्व है, पूर्ण स्वराज का क्या महत्व है, ये लोगों को बताया जाए संगोष्ठी के माध्यम से। तो गांव और शहरों सभी जगह पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, यह कहा। दूसरा कहा कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए, यानी कि सभी जगह पहले नगाड़ा पीट करके लोगों को बताया जाए कि संगोष्ठी किस समय आयोजित की जाएगी, उसकी घोषणा की जाए। इसके बाद यहाँ पर 26 जनवरी 1930 का राष्ट्रीय ध्वज जो बनाया गया, जो स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया, किस प्रकार से मनाया जाना था। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोह की शुरुआत होनी थी। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोह की शुरुआत होगी, और यह कहा कि दिन का बाकी समय, जो दिन का अन्य जो समय है, बाकी समय में अन्य रचनात्मक कार्य होंगे। वह रचनात्मक कार्य कैसे होंगे कि लोगों को स्वदेशी की ओर प्रेरित करने के लिए जैसे कि सूत की कताई की जाएगी, और अन्य जो स्थानीय वस्तुएं हैं उनको बनाए जाने के लिए उन हथकरघा या कोई कारीगरी या हस्तशिल्प संबंधित जो कार्य होंगे उसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा, ये यहाँ पर कहा गया। दूसरा, जैसे कि जो समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए कार्य यहाँ पर किया जाएगा। छुआछूत की भावना हो या ऊंच नीच की जो भावना हो उसको खत्म करने के लिए कार्य किया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे कि हिंदू मुस्लिम जो है उसका पुनर्मिलन किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता पर यहाँ पर बल दिया जाएगा। तो ये कार्य जो है इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए जाएंगे। गांधी जी के द्वारा यह एक तरह से प्रोग्राम तैयार किया गया, कार्यक्रम तैयार किया गया था कि क्या क्या कार्य वहां पर किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे दांडी यात्रा की, कि दांडी यात्रा हुई तो दांडी यात्रा में किस प्रकार से इसका प्रारंभ हुआ। देखिए,
स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत का सबसे घृणित नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा की जाए। यानी कि ब्रिटिश भारत का सबसे जो घृणित कानून था वह नमक कानून था। इसको तोड़ने के लिए एक यात्रा की जाए, यह निर्णय लिया गया। और अब क्या हुआ, क्योंकि जो नमक कानून था वो वास्तव में बहुत ही घृणित कानून था। और क्योंकि प्रत्येक घर में नमक का उपयोग होता था, हर व्यक्ति नमक का उपयोग करता था, और यह नमक कोई भी भारतीय अपने आप नहीं बना सकता था। देखो, इस कानून के तहत नमक के उत्पादन पर और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार था। यानी कि कोई व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति नमक ना तो बना सकता था ना ही रख सकता था। उसको अगर अपने उपयोग के लिए नमक खरीदना है, वो उपयोग करना है, तो उसको वह जो नमक सरकारी दुकानों से ही खरीदना पड़ता था। प्रत्येक भारतीय के घर में नमक का उपयोग होता था, ये तो होता है। फिर भारतीयों पर नमक बनाने पर प्रतिबंध था। उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर यह नमक खरीदना पड़ता था। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। आगे देखिए, इसमें एक गांधी जी के द्वारा बताई गई कुछ बातें हैं कि किस प्रकार से इसका विरोध करना अपरिहार्य था, मतलब बहुत जरूरी था। नमक सत्याग्रह क्यों हुआ और इसको प्रतीक के रूप में क्यों माना, क्योंकि नमक जो है हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में बहुत ही जरूरी था। भारतीय लोग प्रत्येक घर में नमक का उपयोग करते थे। और अंग्रेजी कानून इस प्रकार का था कि भले ही चाहे नमक को नष्ट करना पड़े, नमक को नष्ट करने के लिए धन खर्च करना पड़े, लेकिन वह नमक जो है लोगों को फ्री नहीं दिया जाएगा। मुख्य बात यह है, ये सब इसमें आपको पढ़ लेना, बुक के अंदर पढ़ के देखना कि नमक चाहे बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट करना पड़े, लेकिन उसको मुफ्त जनता को नहीं देना। और यह बहुत ही घृणित कार्य था, क्योंकि इसमें क्या था, जो देश की जो राष्ट्रीय जो संपत्ति थी उसको धन खर्च करके नष्ट किया जा रहा था, लेकिन उसका जनता को लाभ पहुंचाना बहुत ही गलत माना गया ब्रिटिश राज के अंतर्गत। तो ये बहुत ही घृणित कार्य था। इसलिए अब नमक को प्रतीक के रूप में, आंदोलन के प्रतीक के रूप में माना गया और नमक सत्याग्रह किया गया। इसको आप पढ़ लेना, आपकी बुक के अंदर है ये। आगे करते हैं हम, दांडी यात्रा किस प्रकार से प्रारंभ हुई। तो गांधी जी ने नमक यात्रा की सूचना वायसराय को दे दी। पहली यात्रा प्रारंभ करने से उन्होंने सूचना दे दी थी कि भाई हम एक लंबी यात्रा निकालेंगे। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में 79 कार्यकर्ताओं के साथ दांडी से यात्रा प्रारंभ की। दांडी से यात्रा प्रारंभ की। और गांधी जी ने बीच बीच में सभी लोगों को भाषण दिया, उद्घोषणा की और लोगों को समझाया। और यहाँ पर सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया। किसान, मजदूर, उद्योगपति, व्यापारी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, सभी जितने भी वर्गों के जो लोग थे उन सब लोगों को संगठित करते हुए गांधी जी आगे बढ़ते गए। और धीरे धीरे गांधी जी का जो 79 कार्यकर्ताओं का जो यात्रा थी, उस यात्रा में लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए। यहाँ तक कि लाखों करोड़ों लोग ही नहीं जुड़े, विश्व तक, यानी कि विश्व में अन्य जगह भी इस यात्रा की चर्चाएं होने लगी। और जो विश्व की जो प्रेस थी, यानी कि मीडिया थी, वह भी, उसका ध्यान भी इधर आकर्षित हुआ। गांधी जी सिर्फ नमक कर का विरोध करने के लिए का नहीं कहा, बल्कि सभी प्रकार के करों को न देने के लिए कहा। गांधी जी ने कहा कि आप सिर्फ नमक कानून को ही मत तोड़िए, इसके अलावा जो भी आपकी अन्य जो समस्याएं स्थानीय स्तर पर, उन सभी का आप विरोध कीजिए, वह सभी करों को आप देने से मना कर दीजिए, ये कहा। साबरमती से दांडी तक की यात्रा 241 मील की है यात्रा है ये। और इस यात्रा को पूरा करने में 24 दिन का समय लगा। और यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा यात्रा पूर्ण कर ली गई। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा दांडी पहुंचकर, दांडी जो है गुजरात के भुज जिले में पड़ता है, वहां पर पहुंचे। और वहां पर उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा। तो इस प्रकार से ये गांधी जी ने वहां पर नमक कानून को तोड़ा। अब इसमें क्या हुआ, दांडी यात्रा में और क्या क्या कार्य हुए थे। स्वराज के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया। अब जिस समय गांधी जी
दांडी यात्रा निकाल रहे थे, उस समय क्या हुआ कि इन पर नजर रखने के लिए अनेक अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, पुलिस को यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन गांधी जी के द्वारा कोई भी ऐसा हिंसात्मक कार्य नहीं किया गया जिससे कि वह उनको गिरफ्तार करते या उनकी यात्रा को बाधा डालते। तो यात्रा बिल्कुल चलती रही, लगातार चलती रही, और जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई, पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई, उसमें कहा गया कि श्री गांधी शांत और निश्चित दिखाई दिए, यानी कि उन्होंने कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं किया ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल शांत ढंग से अच्छी तरह से उन्होंने यात्रा की। यात्रा के प्रारंभ में जिस प्रेस द्वारा गांधी जी की मजाक उड़ाई जाती थी, आलोचना की जाती थी, बाद में उन्हीं लोगों ने गांधी जी की प्रशंसा भी की और उनके लिए अच्छे शब्द भी लिखे। इस यात्रा पर यूरोप और अमेरिका की प्रेस भी ये कवर कर रही है, यानी कवरेज कर रही थी। यूरोपियन और अमेरिकी जो प्रेस थी वह पूरी तरह से उनको कवरेज कर रही थी। और टाइम पत्रिका ने पहले गांधी जी के लिए कुछ इस प्रकार के शब्द लिखे कि ये तो एक दिन में ढेर हो गए या थक जाएंगे, और उनके शरीर के बारे में कुछ मजाक उठाई। लेकिन बाद में उसी टाइम पत्रिका ने गांधी जी के बारे में लिखकर कहा, साधु और राजनेता कहकर उनको सलामी दी। गांधी जी को साधु और राजनेता कहकर उन्होंने सलामी दी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की, क्योंकि देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा, ये सभी तीनों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग हैं। अब यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण भारत में चल रहा था, पूरे भारत में इसमें ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी अच्छी संगठित तरीके से यहाँ पर चलाया जा रहा था। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम थे, किस प्रकार से ये कार्य किए गए। कहा, यह आंदोलन केवल नमक कानून तोड़ने तक सीमित नहीं रहा, संपूर्ण भारत में अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जैसे कि हर गांव में नमक कानून को तोड़ना, हर गांव में नमक कानून को तोड़ना, शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना दिए गए, सरकारी संस्थाओं का त्याग किया गया, और सरकार को कर नहीं दिए जाने का वचन दिया गया। ये कहा गया भी सरकार को कोई भी कर नहीं दिया जाएगा, विदेशी वस्त्रों की होली जलाएगी, और सभी वर्गों में आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। ये कार्य यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत किए गए। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर जितने भी जो लोगों की जो समस्याएं थी, ब्रिटिश राज के अंतर्गत जो समस्याएं थी, उनके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं उत्तराखंड में बेगार प्रथा के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन किया गया, और उत्तर प्रदेश में जैसे चौकीदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया गया, कुछ जगह पर वन कानून को तोड़ने के लिए आंदोलन किए गए। तो ये सभी जो कार्यक्रम थे, ये सभी कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग थे, और स्थानीय स्तर पर जहां जहां भी जो जो समस्याएं थी, उस प्रकार से यहाँ पर आंदोलन में प्रतिभाग किया गया और उस आंदोलन को आगे मजबूत करके बढ़ाया गया। अब यह आंदोलन लगातार चलता रहा। 4 मई 1930 को गांधी जी को नमक कानून को तोड़ने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उनको नमक कानून जो उन्होंने तोड़ा था, उसके कारण गांधी जी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया 4 मई 1930 को। आंदोलनकारियों द्वारा आंदोलन लगातार चलता रहा, और गांधी, फिर क्या होता है उसके बाद में, गांधी और इरविन का एक समझौता होता है। गांधी इरविन समझौते के साथ ही ये आंदोलन स्थगित होता है, खत्म नहीं होता। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, जो समझौता 5 मार्च 1930 को यह समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। और इसके साथ में ही अब यहाँ पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यह आंदोलन स्थगित होता है, समाप्त नहीं होता। हम देखते हैं कि अब कुछ अगला हमारा जो संवाद की बात करते हैं कि इसका महत्व क्या हुआ, नमक यात्रा का महत्व क्या हुआ। इसके 3 महत्वपूर्ण का मतलब जो प्रभाव पड़े, 3 बहुत हमें जो दिखाई दिया कि इसका प्रभाव क्या है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था और जो नमक यात्रा थी, इसका सबसे ज्यादा महत्व पड़ा। देखो पहला महत्व क्या था इसका, इस यात्रा से गांधी जी विश्व की नजर में आए, और इस यात्रा को यूरोप और अमेरिका की प्रेस ने कवरेज किया। देखो गांधी जी की पूरे विश्व में सभी जगह पर चर्चा होने लगी कि भाई ये महात्मा गांधी जी हैं, जो भारत में वहां की जनता को आजाद कराने के लिए अनेक यात्राएं कर रहे हैं। और जो लोग ब्रिटिश राज को अच्छा मानते थे विदेशों में, उनको भी ब्रिटिश राज की असलियत पता चली
कि वास्तव में ब्रिटिश भारत में कर क्या रहे हैं, ये जानकारी लोगों को, विश्व में लोगों को पता चली। दूसरा, इसमें पहली बार महिलाओं ने भागीदारी की। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार बढ़ चढ़ करके महिलाओं ने भागीदारी की। और जैसे कि शराब की दुकानों पर धरना देना, या विदेशी दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्तुओं को नया खरीदना, ये इन सब चीजों में यहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। और यहाँ पर जो कमला देवी पहली ऐसी महिला थी जिसकी गिरफ्तारी हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी कमला देवी। ये आप नोट करते जाएं। तीसरा प्रभाव हमें दिखाई दिया यहाँ पर कि अंग्रेजों को पहली बार एहसास हुआ कि अब उनका राज अधिक दिनों तक नहीं चलने वाला। यहाँ पर नमक यात्रा के तहत जब लोगों को उन्होंने संगठित होते हुए देखा, और जो यात्रा 79 लोगों से प्रारंभ हुई थी और उसके बाद में करोड़ों लोग जुड़ गए, और यह आंदोलन पूरे विश्व, पूरे भारत में पूरी अच्छी तरह से फैल गया। सभी जगह 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 आंदोलन होने लगे, लोग संगठित होने लगे, सभी वर्गों के लोग इसमें दिखाई दिए, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे भूमिहीन वर्ग लोग हैं, चाहे शिल्पकार है, चाहे कारीगर है, चाहे व्यापारी है, चाहे उद्योगपति है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, जैनी है, कोई भी है, किसी भी वर्ग समुदाय का व्यक्ति है, तो उन सभी ने यहाँ पर ब्रिटिश राज के खिलाफ, ब्रिटिश राज के विरोध में आंदोलन में प्रतिभाग किया। और इस प्रकार से इस बड़े जनसमूह को, या पूरे देश की जो एकता को देख करके अब अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि भाई अब हमारा जो राज है वो ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। इसलिए अब उन्होंने निर्णय लिया कि हमें अब आगे का रास्ता निर्धारित करना होगा कि अब हमने करना क्या है। और हो सकता, मतलब अब आगे हमें भारतीयों को भी सत्ता में भागीदारी देनी होगी, यह अब अंग्रेजों को लगने लगा। अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी, ये आंदोलन लगातार चलता रहा, और आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि अब अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। आंदोलन का प्रभाव देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया, और इस प्रकार से 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पर जाते हैं, और जो गांधी इरविन समझौते के बाद ही जाते हैं। जब गांधी इरविन समझौता होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित होता है, तो गांधी जी वहां पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते हैं। और वहां पर जो बातें होती हैं, जो समझौते थे, जो प्रस्ताव गांधी जी लेकर गए थे, उन पर सहमति नहीं हुई, और इस प्रकार से फिर यहाँ पर ये आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। और इस प्रकार से फिर धीरे धीरे आंदोलन चलता रहा। और फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन के पश्चात फिर यहाँ पर यह आगे हम इसको आपको बताएंगे कि किस प्रकार से गोलमेज सम्मेलन हुए, कौन कौन से पार्टियों ने इसमें प्रतिभाग किया, और उसका निर्णय क्या रहे। और प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक ये प्रारंभ खत्म हो जाता है, और उसके बाद में हम आपके सामने नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। और इसी प्रकार हमारे साथ आप जुड़े रहिए। आज के हमारे 3 क्वेश्चन हैं। साइमन कमीशन के विषय में आप क्या जानते हैं? दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह के विषय में आप क्या जानते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं? विस्तार से लिखिए और इसको आप तैयार कर लीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती जाएंगी। और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, और वह भी आपको आगे से फिर नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा जब भी हम आपके पास में वीडियो भेजेंगे। धन्यवाद।